Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are very well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th. Here we go for the lecture. So dear beautiful people, you are again most welcome to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes. तो आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11th in the playlist of the मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में अभी तक हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा और उसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ी कि पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि अगर आपने एक लेवल पे प्रेशर देखना है फ्लूइड की वजह से वो सेम रहेगा. तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट प्रेशर होगा. तो आज हम एक्चुअली पास्कल्स लॉ का कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे. इसका रिजल्ट क्या आया, इसका इफेक्ट क्या है. इसका इफेक्ट ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन जो प्रेशर होगा वो वेरी होगा ड्यू टू द फ्लूइड. आर गेटिंग मी? तो दैट इज व्हाई हमारा टॉपिक जो आज बन रहा है दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. डेप्थ से हम देखेंगे कि प्रेशर किस प्रकार से वेरी हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस एंगल से हो रहा है. ठीक है, तो वो आज देखेंगे. उसके लिए आपको पता है कि हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. तो आपको फ्लूइड हमेशा किस में लेना है, रेस्ट में. और बेस्ट तरीका क्या है एक फ्लूइड को रेस्ट में लेने का, एक कंटेनर लेके आओ उसमें फ्लूइड भर दो, बस दैट इज इट. समझ में आया? बहुत अच्छा. चलो बनाए तो फिगर आ तो इथे खास ख्याल यो कुछ. ये मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, और आसमंस त्रावा आख फ्लूइड आख. चलो हम यहां पर सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम पानी भर देंगे. ठीक है, चलो मैंने यहां तक मैंने पानी भर दिया. समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा. तो अब मुझे बताओ ये जो फ्लूइड इसके अंदर है किस में है, रेस्ट में. तो कोई भी फ्लूइड एलिमेंट यानी कि अ पार्ट ऑफ द फ्लूइड बताइए वो किस में होगा, वो रेस्ट में होगा. तो अगर वो रेस्ट में है तो नेट फोर्स उस पर कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि आपको मैकेनिक्स में ये सब चीजें पता है. ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड है ये किस में है, रेस्ट में. तो मैं पहले क्या करता हूं, फ्लूइड को मैंने रेस्ट में लेके आया. उसके लिए क्या चीज मैंने लाया, एक कंटेनर लेके आया. ये नोट करते जाइए ताकि इससे आपको जल्दी आसानी में ये समझ में आ जाए. ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हमें पता है कि हमने देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि डेप्थ में हम देखेंगे कि प्रेशर डिफरेंट होना चाहिए बिकॉज इट इज एक्चुअली द पास्कल्स लॉ कि वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि विद चेंज इन हाइट देयर शुड बी चेंज इन प्रेशर. तो वो देखना है. तो आज हम एक लेवल नहीं लेंगे, आज हम दो लेवल्स लेंगे. ठीक है, टू डिफरेंट हाइट्स. चलो मैं उसको कंसीडर करने के लिए, उस हाइट को लेने के लिए मैं यहां पर दो पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा. चलो ये मेरा एक पॉइंट रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट फर्स्ट, और ये मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट सेकंड. मैंने कितने पॉइंट्स लिए, यहां पर दो पॉइंट्स लिए. समझ में आया? तो एक यहां पे लिया और दूसरा नीचे लिया. अब मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट वन है सपोज इट इज एट हाइट ऑफ एच फ्रॉम द टू. जो पॉइंट टू है ये उससे कितना ऊपर है, इट इज एट हाइट ऑफ एच. समझ में आया? चलो इन दोनों के बीच में जो हाइट है वो कितनी है, h, इन दो पॉइंट्स में. अब आपको पता है कि यहां पर इस लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम होगा और इस लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम होगा एज फार एज द पास्कल्स लॉ इज कंसर्न्ड. मगर जो यहां पर प्रेशर होगा वो यहां पर नहीं होना चाहिए. आगे में अब देखेंगे वो कितना होगा, कितना डिफर करेगा वो आज देखेंगे. ठीक है, ये कि नहीं मैं पॉइंट यमनी में कहता दूर आके किस निश h हाइट पे. ठीक है, अब क्या करना है कि इसको कंसिडर करना है. यहां पर जो फ्लूइड आएगा उसको एनालाइज करना है. अब आपको पता है कि आप फ्लूइड जो एनालाइज करेंगे उसकी शेप आप कुछ भी ले सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेरिकल, इट डिपेंड्स अपॉन यू. मगर सबसे आसान तरीका यह है कि आप वो वाली फिगर यहां पर ले लीजिएगा, वो वाली शेप दे दीजिएगा इस फ्लूइड एलिमेंट को जो आप एनालाइज करेंगे, ताकि उसके जो जियोमेट्रिक पैरामीटर्स है वो आपको पता होने चाहिए. मसलन मतलब कि उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, उसका बेस एरिया पता होना चाहिए, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए. क्यों? जब आपको एक जियोमेट्रिक फिगर के सारे कंसीडरेशंस पता है फिर आपको वो कभी भी परेशान नहीं करेगा. समझ में आया? तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ये दो पॉइंट्स को स्टडी करना है जो कितनी हाइट पे है, h हाइट पे. तो यहां पर फ्लूइड है ना, तो मैं वो फ्लूइड समझूंगा कि वो किस शेप का है. चलो वो सिलेंड्रिकल शेप का है.
ये मैंने इसके अंदर सिलेंडर नहीं रखा, मैंने थो या अंदर किन सिलेंडर मैं कोर कंसिडर युस ये फ्लूइड सह सिलेंड्रिकल शेप मज आर मी। और इस सिलेंडर के आपको पता है कि दो ये बेस एरिया होते हैं कि नहीं, पे सर्कुलर एरिया बोन सर्कुलर एरिया। चलो तिम एरिया या तिम सरफेस तिम तोता दूर तिम एच हाइट पे दूर तिस पॉइंट 1 सह कत ऑन द अपर फेस और जो पॉइंट 2 है वो कहां पे ऑन द लोअर बेस। आगे में समझ में आया? चलो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगेन हाइट कितनी होगी एच। चलो बेस एरिया इस सिलेंडर का क्या है, चलो मैं मानता हूं ए, जो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आप जियोमेट्रिकल फिगर या इस फ्लूइड एलिमेंट की ऐसी शेप लेना, इस फ्लूइड की जो आप यहां पर उसको हम कंट्रोल्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं, जो आप एनालाइज करेंगे उसको आप कंट्रोल्ड वॉल्यूम बोलेंगे। बाकी वॉल्यूम के साथ आपको कुछ नहीं करना, आपने इस फ्लूइड के साथ मतलब कि इसको स्टडी करना है, तो इसलिए उसका कोई शेप दे दीजिएगा ताकि आप उसको आसानी के साथ एनालाइज कर पाएंगे। तो मैंने यहां पर कौन सी शेप दी थी, मैंने सिलेंड्रिकल शेप दी थी। जो मैंने फ्लूइड कंसीडर किया, जो फ्लूइड पार्ट में स्टडी कर रहा हूं, तो उसकी शेप मैंने क्या दे दी, सिलेंड्रिकल। ये चीज याद रखिएगा। क्यों सिलेंड्रिकल दे दी, ये आपको पता है कि सर ने क्या बोला, तो जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन इसके लिए, ठीक है। आप क्यूब भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैंने बोला ना, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। चलो, और इस सिलेंडर आपको पता है कि सिलेंडर के डायमेंशन से आपको पता होने चाहिए। जो आपने यहां पर सिलेंडर कंसीडर किया, बताइए उस सिलेंडर की हाइट क्या ले ली आपने, क्योंकि सिलेंडर की हाइट भी होती है, ठीक है। तो उस सिलेंडर की हाइट वही एच होगी, जो दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो उस सिलेंडर की हाइट आपने स्मॉल एच ले ली, और इसका बेस एरिया, इस सिलेंडर का बेस एरिया जो ले लिया आपने, बताइए मुनिसा बेस एरिया कोता न्यूज, बेस एरिया न्यूज कैपिटल ए, नो डाउट वो आपको पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। सही बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये परेशान ना करे, इज इक्वल टू, ठीक है। चलो, वांचो तो ये मिट पाई, और इसका वॉल्यूम भी पता होगा, किसका, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच आर में, या ए इंटू एच, बेस एरिया इंटू हाइट, दैट विल गिव अस द वॉल्यूम। जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस फ्लूइड को हम यहां पर एनालाइज कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। समझ में आया? ये चीज है यहां पर, ठीक है। चलो, अब आपको पता है कि अगर आप इस फ्लूइड को, जिसकी शेप आपने क्या मान ली, सिलेंड्रिकल शेप, यहां पर देखिएगा, फ्लूइड को मैं जो स्टडी कर रहा हूं वो कैसा लिया मैंने, सिलेंड्रिकल। तो जब मैं उसको स्टडी कर रहा हूं, तो आपको पता है कि एज फार एज द मैकेनिक्स इज कंसर्न्ड, तो आपने क्या करना है, इस पार्ट की आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ी है कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि इस पार्ट को अलग थलग करिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को ले लीजिएगा, फिर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करिएगा। दिस इज द न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। ये पढ़ा ना आपने इससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, बहुत अच्छा याद है आपको, ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं। तो अब क्या करता हूं कि इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं अब स्टडी करूंगा, मतलब कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, देखेंगे कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो वही होता है ना फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखेंगे इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो वेरियस फोर्सेस acting on various forces acting on fluid element। जो मैंने फ्लूइड ले लिया, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि इस पे क्या क्या फोर्स लगे। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है कि जब भी फोर्स आएगा तो वो पेयर में आता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्शन, अनदर इज कॉल्ड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ, सही बात है ना। तो अगर अमिस पे का फोर्स चित्राउन अमिस फ्लूइड एलिमेंटस पे, अमिस फ्लूइड पार्टस पे, अमिस कंट्रोल्ड वॉल्यूमस पे, अमिस सिलेंड्रिकल शेप्ड फ्लूइड एलिमेंटस पे अगर कहां फोर्स त्राई त्राई तमिस पर वापस आगे में न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है। मगर जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तब आप ये चीज बिल्कुल नहीं देखते हैं कि एम कम पर थ्रो फोर्स, आपने ये देखना पड़ता है कि एम पर कम थ्रो फोर्स, उन सारे फोर्सेस को लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो देखेंगे, आपको पता है ये भी फ्लूइड है, सही बात। यहां आप इसको कंसीडर करिएगा कि ये एक कोई यहां पर एक बॉडी है, इमेजिन करिएगा, फ्लूइड ही है ना, सही बात है। तो अब ये जो इसके रेस्ट में, इसके अगल बगल आजू बाजू जो बाकी फ्लूइड है, सो क्या कर फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट्स परपेंडिकुलर फोर्स। व्हेन यू से यथ
सिलेंड्रिकल शेप्ड फ्लूइड युस तुम नुव अत पे कस फोर्सेस पेन अत कस सरफेस पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स पड़ेगा, वो आपको पता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स। सही बात। वन सा ये सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंटस कस शेप कस फेसिस सॉरी कस फेसिस त्रे अ गोस हेरकन सर्कल बे गोस बेनकन सर्कल और बे गोस अंद अंद कर्व्ड सरफेस एरिया आरगडमी तो कस सरफेस त्रे तो त्रेनवनी पे कत कत पेन फोर्स परपेंडिकुलर हेर किन पे युस अथस पे हेर किन फोर्स परपेंडिकुलर सो कुछ त्राय रेस्ट ऑफ द फ्लूइड बन के कुकुन पे हेर कुन। समझ में आया? क्योंकि आपने पहला ही लेक्चर पढ़ा था कि फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट्स परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द बॉडी व्हिच इज इमर्स्ड इन इट। तो इस पे भी तो फोर्स पड़ेगा ऊपर की ओर। ये कौन डाल रहा है? ये वाला फ्लूइड ये उसमें वापस डालेगा, मगर वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। और एक और फ्लूइड फोर्स पड़ेगा इधर की तरफ, आपको पता है, वो हम नहीं लेंगे। जो लेटरल साइड में है ना, जैसा कि मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ये मानता तो इसी फ्लूइड एलिमेंट है, ये मुझे पता है कि इट इज क्यूबॉइडल शेप आरगेडी में, तो आप इसको इमेजिन करेगा इट इज सिलेंड्रिकल, यहां से ये सिलेंड्रिकल है। अब मुझे एक बात बताओ, योर किस फोर्स ही सुलेगना योर द परपेंडिकुलर, सुलेगना योर द परपेंडिकुलर, सुलेगना योर द परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि पूरा फ्लूइड किस में है? रेस्ट में है। तो ट्यून वेक्टर सम क्या है? नियर ट्यून वेक्टर सम नियर 0। तो मैं लेटरल फोर्सेस को नहीं लूंगा, क्योंकि दोज बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन शुड कैंसल ईच अदर एज द फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो उनको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका नेट 0 बन रहा है, तो क्या करेंगे? ठीक है, समझ में आया? इनको मैं नहीं लूंगा। हाँ, ऊपर वाले को मैं लूंगा, हर त्रायना हेमिस्फेरिक फोर्स, बनते त्रायना फोर्स आरगेडी में, तो 2 प्रेशर फोर्सेस में लूंगा। तो पहला प्रेशर फोर्स क्या पड़ेगा? चलो, ये फर्स्ट पार्ट है, 1 नाम रखा था इस पॉइंट पे, तो चलो यहां पर फोर्स जो लग रहा है प्रेशर फोर्स, दैट इज F1 प्रेशर फोर्स। आपको पता है कि ये फ्लूइड डालता है, तो F1 बताइए वो किसके बराबर होगा? सर चलो इस पॉइंट 1 पे मानते हैं प्रेशर जो है दैट इज P1, और इस 2 पे जो प्रेशर होगा इस लेवल पे वो P2 है। समझ में आया? हम चलो मानते हैं कि यहां पर जो फोर्स प्रेशर है इस लेवल पे 1 लेवल पे जो प्रेशर है एज फार एज द पास्कल लॉ इज कंसर्न, तो वो ना एक इस लेवल पे है कोई प्रेशर, चलो वो P1 है। और जो इस लेवल पे है सेकंड लेवल पे जो प्रेशर है आरगेडमी सेकंड पॉइंट पे इस लेवल पे, चलो वो P2 ही है। तो जरूरी कथ ये फ्लूइड तेली प्रेशर जरूरी, तो यहां पर प्रेशर P2 है, यहां पर प्रेशर P1 है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका बेस एरिया कितना लिया आपने? A आरगेडमी। तो आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है इसको हम प्रेशर फोर्स बोलते हैं। ये किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया जिस पे ये पड़ रहा है, ठीक है। अब F1 ऊपर वाले बेस पे पड़ रहा है, ऊपर वाले सरफेस सर्कुलर सरफेस पे पड़ रहा है, तो किधर की ओर? नीचे की ओर आरगेडमी। वो किसके बराबर होगा? सर प्रेशर फोर्स शासन बराबर प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर कितना मान लिया हमने प्रेशर P1, तो P1 इनटू एरिया कितना है इसका? A। नो डाउट वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। सही बात। तो बताइए ये किधर की तरफ लग रहा है? इस फ्लूइड पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बहुत अच्छा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसलिए मैं डायरेक्शन साथ साथ लिखूंगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब आगे चलते हैं। ये गो आख फ्लूइड प्रेशर और पेवन बोनती पेस ना कुकन पेस हेर कुन, क्योंकि सरफेस ऐसे है तो ऐसे लगेगा ना प्रेशर फोर्स। बहुत अच्छा। तो दोयम ते लगे एमिस पर फोर्स F2, तो वो कितना होगा? P2A, क्योंकि बोनकन जो प्रेशर P2, अगर तुम युद्धस्थ एक प्रेशर P1 है, तो वो आप बहुत गलती करते हैं, क्योंकि आपने फिर पास्कल लॉ नहीं पढ़ा है। पास्कल लॉ चुना एक इस लेवल पे है अकोई प्रेशर, तो इस लेवल पे एक प्रेशर होगा, इस लेवल पे एक प्रेशर होगा, उसका नाम रखा P1 और इसका नाम रखा P2, तो वो कितना होगा? P2 है। बताइए वो किधर की तरफ लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि सरफेस जो है अब वो नीचे है, तो नीचे ऊपर की तरफ लगेगा, इसको परपेंडिकुलर फोर्स पड़ता है। सही बात। हाँ, लेटरल फोर्सेस भी लगेंगे, मगर हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि उनका नेट 0 होगा, तो वो कंसीडर करने के लायक ही नहीं है, ठीक है। और कोई फोर्स लगेगा इस पे? हाँ सर, इस फ्लूइड का कुछ मास होगा, इस सिलेंडर का कुछ मास होगा। अरे इसमें कुछ फ्लूइड आया ना, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसका कुछ मास होगा, तो जब मास होगा तो अर्थ थोड़ी ना छोड़ेगी, तो इसका मतलब कि इस फ्लूइड एलिमेंट का एक और फोर्स लगेगा नीचे की ओर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? वेट। आरगेडमी। बहुत अच्छा। तो वेट भी लगेगा, W वेट, वो किसके बराबर होगा? mg, where m is the mass of this cylindrical fluid, so mg। वो कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। सही बात, बहुत अच्छा।
वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट में है तो वो सारे फोर्स लिए, मास था तो वो भी लगा, और यहां पर तो रस्सी वगैरह नहीं है तो टेंशन आ जाएगा, आर्गेट में वो सब चीजें नहीं आ जाएंगी यहां पर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो और कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा सर। हाँ, और फोर्सेस भी लगेंगे, वो आपको पता है, लेटरल फोर्सेस, बट वो आपको पता है कि लेटरल, मैं यहां पर लिख ही लेता हूं। तो चौथा जो लगेगा वो लगेगा लेटरल फोर्सेस, मगर वो क्या, वो भी प्रेशर फोर्सेस होंगे, वो इक्वल है आर्गेमी एंड अपोजिट भी है एक दूसरे को, तो वो कैंसल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, कैंसल ईच अदर, तो इसलिए हम उनको नहीं लेंगे, कैंसल ईच अदर। ठीक है, तो उनको हम नहीं लेंगे आर्गेमी। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको नहीं दिख रहा, तो मैंने यहां पर लिखा लेटरल फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इधर लगेगा इधर लगेगा, वो इसके अपोजिट है, तो सेम एरिया है तो सेम प्रेशर फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा वो उधर की तरफ लगेगा, तो नेट जीरो। तो ऐसे ही हर किसी डायरेक्शन में लगेगा डायगोनली आर्गेमी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये चीज आप मत ले लीजिएगा। हाँ, वो भी लेना था, बट आपको पता है कि उसका रिजल्टेंट जीरो है, तो किसके काम आ जाएगा। ठीक है, अब इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं ना इस पे, इस फ्लूइड पे इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बना दूं, अब वो यहां पर कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहां पर ये फ्लूइड एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा, मैं इसको अब इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डॉट बना दिया इस पूरे सिलेंडर को। एक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की ओर, बताइए वो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड दैट इज F1। F1 लगेगा, ठीक है, और F2 वर्टिकली अपवर्ड्स, तो F2 ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, चलो इसका नाम रखते हैं F2। ये फ्लूइड एलिमेंट है, सिलेंड्रिकल फ्लूइड, और वेट लगेगा किधर की ओर, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर चलो वेट मानता हूं मैं, वो ज्यादा ही लगेगा, मुझे नहीं पता, ये वेट लगेगा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल फ्लूइड, सही बात, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं यहां पर। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बताइए मुझे पहले ये बताइए, ये पूरा का पूरा फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है कि नहीं? तो ये सिलेंड्रिकल फ्लूइड जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो भी किस में, रेस्ट में। तो अगर रेस्ट में तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो, तो बहुत अच्छा, तो यहां पर लिख लीजिएगा बगल में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो जब धुआं ही नहीं है तो आग ही नहीं लगी है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए आर्गेमी। सो एज फार एज द न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसर्न्ड, तो एफ नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जीरो के बराबर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो फ्लूइड है ये कौन सा है, ये फ्लूइड स्टैटिकस है, फ्लूइड इज एट आराम, वो आराम में है। ठीक है, तो जब आराम में है तो इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हराम होगा इस पे, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। बट आपको पता है कि नेट फोर्स तो लग रहा है, F2 लग रहा है, F1 लग रहा है, mg लग रहा है, तो इनका वर्टिकल, इनका जो वेक्टर सम है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ लगेगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ लगेगा तो नेगेटिव। तो नेट फोर्स में क्या लेंगे, F2 ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, F1 नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस F1 लिखेंगे, और mg नीचे की तरफ लग रहा है वेट, तो नीचे नेगेटिव लिखेंगे mg। आर्गेट में इतने फोर्स लग रहे, बताइए वही हो गया ना नेट फोर्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं इस पे अब वापस लिखूंगा, बट आपसे निवेदन है कि आप इसको कॉपी कर ले। ठीक है, आपको नोटिस भी आ रहे हैं, आप स्कूल जाइएगा तो वहां पर आपको ये मिलेंगे नोटिस इसके, वो मैंने वहां पर रखे हैं। ठीक है, तो आप नोटिस के बारे में निश्चिंत रहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो अब नेट फोर्स है वो क्या है, F2 माइनस F1 माइनस mg किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो मैं लिखूंगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg। गलत लिखा कि सही लिखा? सर बिल्कुल गलत नहीं लिखा आपने, क्योंकि आपको पता है कि माइनस mg है, उधर जाएगा तो प्लस mg बनेगा, वही किया आपने यहां पर। बताइए F2 किसके बराबर है, आपने अभी देखा था, तो F2 नीचे लग रहा है ऊपर की ओर, वो P2A के बराबर है, और ये प्रेशर फोर्स है, इससे पहले जो लिखा था F2 किसके बराबर है, P2 इंटू ए, माइनस F1 कितना है, तो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, अपवर्ड प्रेशर फोर्स, तो वो होगा P1A। समझ में आया? अरे प्रेशर होता है ना फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स जो होगा प्रेशर फोर्स वो होगा ना प्रेशर इंटू एरिया। तो F2 जो है वो नीचे लग रहा है, वो यहां पर प्रेशर P2 है, P2 इंटू ए, वो तो हमने इससे पहले निकाला। तो F1 क्या होगा, P1 इंटू ए, वेयर ए इज द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, P1 इंटू ए इज इक्वल टू mg। व्हाट इज m? यहां पर मैं लिखूंगा m इज द मास ऑफ द फ्लूइड कंसिडर्ड, फ्लूइड
मास ऑफ द फ्लूइड। चलो कौन सा फ्लूइड? जो सिलेंडर में आ जाएगा, जो जिसकी शेप हमने सिलेंड्रिकल शेप ले ली, ठीक है। हाँ सर इसका मास कहाँ पता? नहीं ना, बिल्कुल, बट डेंसिटी तो पड़ी। बताइए अगर ये वाटर है तो आप वाटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या आपको वाटर की डेंसिटी पता है? आर गेटिंग मी? तो अगर ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी पता, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है तो बताइए ये जो आप यहां पर कंसीडर कर रहे हैं उसकी भी डेंसिटी कितनी है? रो, क्योंकि दैट इज ऑफ द सेम पार्ट, हमने उसी से लिया है, उसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। फिर ये वाटर हो ऑयल हो जो है सो है, तो डेंसिटी तो पता होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया कि डेंसिटी जो है इट इज अ यूनिक थिंग, ये एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो वही है कि नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब ये डेंसिटी, ये रो क्या है? ये इस फ्लूइड की डेंसिटी, वो भी आपको पता है, ठीक है, जो आप कंसीडर कर रहे हैं। अरे इसकी भी डेंसिटी वही है, इसकी भी डेंसिटी वही है, दूसरा फ्लूइड नहीं डाला हमने इसमें, ये पूरा का पूरा फ्लूइड यही है, बट इसमें से हमने इस पार्ट को स्टडी किया, इसकी भी डेंसिटी रो ही है। तो डेंसिटी आपको पता है कि इसकी कितनी डेंसिटी है? रो। बहुत अच्छा। एम नहीं पता। अब मुझे बताओ डेंसिटी किसके बराबर होता है? सर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। खुदारा मुझे ये बताओ, यहां से इसका मास तो पता चलेगा, वो किसके बराबर होगा? मास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी रो है और वॉल्यूम इसका पता है। सर आप समझ में आ रहा है कि आप क्यों बोल रहे थे पहले ही लेक्चर में कि जो आप यहां पर जियोमेट्रिकल शेप लेंगे उसकी जियोमेट्रिक कंसीडरेशंस आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। दैट इज हम इस तरह की शेप लेते हैं यहां पर, ताकि जब आप यहां पर वो यूज करेंगे तो आपको ये परेशान बिल्कुल ना करे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम पता चला? सर वो तो पता है सर वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई आर स्क्वायर तो हमें पता है कि दैट इज द एरिया, तो वो हो गया ए इंटू एच। व्हाट इज ए इंटू एच? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल फ्लूइड, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास देगा। अरे समझ में आया? बहुत अच्छा। तो आगे चल, तो यहां से P2 माइनस P1 लिखेंगे और एरिया को बाहर निकालेंगे, ठीक है। मास किसके बराबर होगा? सर मास विल बी इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। तो मास के बदले में डेंसिटी लिखूंगा। चलो इस फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो रो मानते हैं, और बताइए अगर आप इसको कंसीडर करें तो इसका ही मास लेना है, तो इसकी ही डेंसिटी लेनी है। सर डेंसिटी तो सबकी सेम है, तो इस चलो मान लिया, पर यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसका ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा। बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? सर वो होगा एरिया इंटू हाइट। सो एरिया कितना है? ए इंटू एच। ये मत डरिएगा कि सर ये जो मैंने लिखा अब ये यहां से नीचे मल्टीपल जी हो जाएगा, ये मत समझना कि ये जो एरिया इंटू एच है ये कहां सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अरे पाई आर स्क्वायर वही हो गया एरिया इंटू एच आ गया। आर गेटिंग मी? क्योंकि मैं यहां पर पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट ही ए लिखा, ठीक है। बहुत अच्छा। तो अब आपको कुछ दिख रहा है, ए और ए गॉट किल्ड एंड एनकाउंटर ओवर, और आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है? और देखना, चलो मैं P2 लिखता हूं। बताइए P2 किसके बराबर होगा? ये माइनस P1 इधर जाएगा तो P1 बनेगा, तो प्लस एच रो जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब मुझे बता P2 क्या है? P2 इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट। यहां पर प्रेशर जो है वो P2 है, यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है? P1 है। इस लेवल पे प्रेशर P1 है, इस लेवल पे प्रेशर P2 है। अब मुझे एक बार बता P2 कितना निकला? P2 निकला एक P1 जितना यहां पर है, प्लस उसको ऐड करना पड़ेगा एच रो जी। रो इज द डेंसिटी, तो कुछ नहीं करेंगे। जी इज एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों हमें पता है, ये दोनों वैल्यूज, बट यहां पर वेरिएबल कौन है? एच। मतलब कि जितनी आप हाइट बढ़ा देंगे, जितने आप नीचे जाएंगे 1 से 1 पॉइंट से जितना आप नीचे जाएंगे आपको P2 का वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे बता P2 का वैल्यू क्या होता है? P1 एक वो प्रेशर जो यहां पे है, प्लस क्या करना है? एच रो जी। मतलब कि कितना नीचे आ रहे हैं आप उसका मल्टीप्लाई करिए, उस हाइट का मल्टीप्लाई, उस डेप्थ का मल्टीप्लाई करिए रो जी के साथ, यू विल गेट द प्रेशर एट द पॉइंट 2। अब मुझे बताओ यहां से आपको क्या पता चल रहा है? इज द प्रेशर सेम एट द एट पॉइंट 1 and 2?
No, these are at two different levels, so two different pressures. And where is the maximum pressure? अब मुझे यहां पर बता, इन दोनों में से ज्यादा प्रेशर कहां पे है? P1 पे है, 1 पॉइंट पे है कि सेकंड पॉइंट पे? सेकंड पॉइंट पे। और ये भी आपको पता है कि कितना ज्यादा है, जितना यहां पर है उसको ऐड करना पड़ेगा एच रो जी। एच रो जी ज्यादा है, एच रो जी से ज्यादा बढ़ गया, एच रो जी से बढ़ गया, तो इसको हम बाद में गाज प्रेशर भी बोलते हैं, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। बट एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यू विल गेट दी मोर प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेशर विद डेप्थ, एच मीन्स हियर डेप्थ फ्रॉम 1 to 2, और 2 से 1 तक ये हाइट है, मगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं क्योंकि P2 ज्यादा निकला एज कंपेयर टू P1, क्योंकि P2 किसके बराबर निकला? एक तो प्रेशर P1 प्लस एच रो जी। क्या ये एच पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। लीनियरली डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। सर इसका मतलब ये है कि जितना आप नीचे जाएंगे फ्लूइड में, जितना आप नीचे जाएंगे फ्लूइड में, उतना प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? एक तो वो होगा P1, ठीक है, प्लस कितना बढ़ेगा? आपने उस फ्लूइड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो जी का वैल्यू पता होना चाहिए, और जितना आप नीचे गए उस डेंसिटी इंटू जी को आप मल्टीप्लाई करिएगा उस डेप्थ के साथ, उतने से बढ़ेगा, क्योंकि पहले से ही P1 है, उतने से बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बिल्कुल। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर जो हम अब कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड, तो कंक्लूड, तो कंक्लूड जो अब यहां पर हम करेंगे वो ये है कि विद इंक्रीज इन डेप्थ, जितना आप नीचे जाएंगे, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर? प्रेशर इंक्रीजेस। सो देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर, देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर जो है फ्लूइड की वजह से, देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा, मगर कैसे? विद इंक्रीज इन डेप्थ, विद इंक्रीज इन डेप्थ। या हम दूसरे शब्दों में ये बोलेंगे, जितना आप ऊपर आ जाएंगे उतना प्रेशर डिक्रीज होगा, जितना आप नीचे जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं यहां पर इससे एक यहां पर मैं इससे एक स्पेशल केस निकाल लेता हूं, वो भी मैं आपको बता दूं। वो क्या है? अब आपको ये फार्मूला याद रहनी चाहिए, यानी कि जो प्रेशर P2, ये जो है P2, वो P2 किसके बराबर निकला? एक P1 प्लस H रो जी, वेयर H इज द हाइट या डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, या 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट उनके बीच में। ये आपको अब फार्मूला निकली, ठीक है, इसको अभी अब यूज करेंगे। तो यहां पर स्पेशल केस लेंगे। वो स्पेशल केस क्या है? तो वो आपको आगे काम आ जाएगा। चलो, ये जो 1 पॉइंट है इसको हम थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है, ये तो अभी फ्लूइड के अंदर था, चलो हम इसको इधर टॉप पे ले जाएंगे, वो मैं कर रहा हूं। Bring the point 1 on the top of the fluid. Are you getting me? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब इस पॉइंट 1 को लाएंगे तो यहां पर तो अलग प्रेशर होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि what will be that pressure? Now, क्या ये अभी तक वाटर लेवल थी? क्या ये वाटर लेवल है? अब यहां पर क्या है? यहां तो एयर है बाहर, तो यहां पर किसकी वजह से प्रेशर होगा? ड्यू टू एयर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Are you getting me? तो इसका मतलब है कि जब इस पॉइंट 1 को ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड ले जाएंगे, ऑन द टॉप ऑफ द कंसिडरिंग फ्लूइड ले जाएंगे, जो हमने यहां पर फ्लूइड लिया, इस 1 को हम यहां पर एक्सटेंड करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। बताइए वहां पर जो P1 होगा वो किसके बराबर होगा? P0 के बराबर। व्हाट डज P0 मीन? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां पर मैं पहला केस करता हूं। ब्रिंग पॉइंट 1, जो पॉइंट फर्स्ट है आपका, उसको कहां पर ले लीजिएगा? ऑन द टॉप। ब्रिंग पॉइंट 1 ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। जब आप टॉप पे ले जाएंगे, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, सरफेस ऑफ द फ्लूइड, सरफेस ऑफ द फ्लूइड पे ले जाएंगे, अपर सरफेस। यहां पर इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करेंगे। अब मुझे एक बात बता, क्या उसके ऊपर भी यही फ्लूइड है? नहीं सर, उसके ऊपर एयर है, तो एयर यहां पर कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो देयरफॉर जो P1 है, जो अब 1 पे प्रेशर जो P1 था, वो अब क्या बनेगा? P0 बनेगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई PATM भी लिखता है, नो प्रॉब्लम है। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P0। और चलो ये जो P2 है, चलो अब ये अब ऐसे बनेगी फिगर, और ये यहां तक है। चलो यहां पर जो प्रेशर P2 पे है, चलो वो मैं अब P लिखता हूं, ठीक है। एंड P2 जो है, जो पॉइंट 2 है, चलो वो कहीं पे भी है, चलो वहां पर प्रेशर P है,
वहां पर कितना प्रेशर है, P है, हमें नहीं पता। और 1 को हमने कहां पर लिया, ये याद रखना, ऑन द सरफेस। तो P1 जो होगा वो हमें पता होगा, दैट विल बी P0। P0 मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बहुत अच्छा। देयरफॉर अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या निकलेगा, P2 पे। तो P2 पे P निकलेगा, वो किसके बराबर होगा, P1। P1 कितना है, P0 प्लस, चलो हाइट जो इनके बीच में H रो जी है, H रो जी है। अब ये फार्मूला आप मुंह ज़बानी याद रखिए। प्रेशर इस फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे किसके बराबर होगा, वो होगा ऑन द सरफेस पे क्या प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। इस H रो जी को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मीन्स प्रेशर डिफरेंस। और इस P0 को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर इस P को फिर क्या बोलेंगे, इस P को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अब आपको पता चला कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ड्यू टू दिस, जो इसके ऊपर फ्लूइड होगा, प्रेशर ड्यू टू दैट फ्लूइड प्लस और उसके ऊपर जो एयर होगा उसकी वजह से प्रेशर, एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर विल गिव यू द एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट। आर गेटिंग मी? सो ये जो गॉज प्रेशर होता है ये एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस होती है। आप बोलेंगे कैसे, जरा मुझे बताओ, ये H रो जी किसके बराबर निकलेगा। सो ये जो H रो जी निकलेगा, अब मैं इसको भी मिटा सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब ये जो H रो जी है, जिसका मैंने क्या नाम रखा है, अब इसका नाम रखा मैंने अब गॉज प्रेशर। तो H रो जी किसके बराबर निकलेगा, H रो जी इसी फार्मूला से क्या निकलेगा, वो निकलेगा ना P माइनस P0। ये इधर जाएगा, माइनस बनेगा, तो P माइनस P0। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो गॉज प्रेशर है, ये जो गॉज प्रेशर है, ये हमेशा प्रेशर डिफरेंस होती है। यानी कि कितनी फर्क है, कितनी डिफरेंस है प्रेशर के बीच में, किस किस के, व्हाट इज P, एब्सोल्यूट प्रेशर। बहुत अच्छा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो मैं इसको PATM लिखता हूं। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही होता है कितना होता है, लगभग 100 किलो पास्कल। अगर कहीं पे नहीं दिया गया होगा तो आप यही बाय डिफॉल्ट यूज करिएगा, ये वाला वैल्यू। ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसको जब माइनस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू विल गेट द गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मीन्स प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड, दिस विल बी द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड जो हम कंसिडर कर रहे हैं, मगर उसमें एयर नहीं आना चाहिए।